हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मंडी उप निरीक्षक, सीजी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 या 3 या सब इंस्पेक्टर भर्ती या छत्तीसगढ़ के व्यापम सीजीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स का वेटेज है ना, तो मैं आपके लिए एक शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम वर्तमान पैटर्न पर आधारित जैसे कथन कूट वाले, सही जोड़ी वाले प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, उसी को आधार मानकर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो इसमें डाल रखी थी जिसमें रिस्पांस भी अच्छा था और आगे आप लोगों ने कमेंट भी किया कि ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो मैं फिर से अब इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं और आपको कंटिन्यू रीजनिंग, मैथ्स, इवन हर सब्जेक्ट के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे जो कि मैंने वर्तमान पैटर्न के हिसाब से सेट किया है और इसकी लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न करा दिए थे और मैंने कहा था कि यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहे तो मैं आगे की सीरीज भी कंटिन्यू रखूंगा। तो आज फिर से हम 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसके बाद भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप सीधा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्नों का लेवल देख लीजिए। एक देखिए कथन कुट वाले प्रश्न हैं, ठीक है, जोड़ी वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से मैंने 10 प्रश्न करा रखे हैं पिछली वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम 11वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, देखिए ये प्रश्न नंबर 11 है। अब इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न बोलता है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 प्रति किलोग्राम बताता है कि मैं भैया 400 रुपये प्रति किलोग्राम सामान खरीदता हूं। तो देखिए, व्यापारी खरीदता कितने में है, क्रय मूल्य कितना है उसका, 400 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब 1 किलो 400 रुपये में खरीदता है और बोलता है कि उतने में ही बेच दूंगा, लेकिन 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, ये बेईमान दुकानदार वाला टॉपिक है। इसमें वो बोलता तो कुछ है लेकिन देता कुछ है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है, यदि वह अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, मतलब मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा बोलता है और अंकित मूल्य पर ही कितना 20% छूट देता है, तो एसपी कितना होगा भैया, कितने पे बेचूंगा बोल रहा है वो, तो 400 रुपए का 20% निकाल दीजिए। तो सीधा बताइए कि 400 रुपए में 20% माइनस कर दीजिए तो कितने में बेचेगा, 80% में। ठीक है, ये रियल एसपी मिल जाएगा। फिर काट दीजिए, तो 8 चौक 32। इसका मतलब वो बोलता है कि मैं आपको 400 रुपए के सामान को कितने में बेच दूंगा, 320 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है। तो आपने क्या समझा कि वो 800 ग्राम कितने में दे रहा है, 320 रुपए में दे रहा है। अब कोई दुकानदार मूर्ख थोड़ी न है, ज्यादा में लेके कम में बेच देगा। ठीक है, तो बताइए भाई, 800 ग्राम को अगर 320 रुपए में बेच रहा है तो हमको बताना है कि उसका लाभ कितना हुआ। तो लाभ हमको निकालना है, तो 1000 ग्राम को उसने कितने में बेचा, यही तो निकालेंगे। तो देखिए, 800 ग्राम को 320 रुपए में बेच रहा है, तो 1000 ग्राम को कितने में बेचेगा, 1000 ग्राम को कितने में बेचेगा निकाल दीजिए। तो 320 बटा 800 गुणा 1000। ठीक है, देखिए 0 0 कटा और 8 चौक 32, तो हमारा आंसर आ गया 400 रुपये। तो ये रियल एसपी उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 400 रुपये। तो अब बताइए, उसने क्रय मूल्य 400 रुपये में सामान को खरीदा और 400 रुपये में ही सामान को बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत। तो भैया जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 0%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सही जोड़ी बनाइए। अब इस प्रकार से फॉर्मूले से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ऑप्शन है रुपए पी पर R% से n वर्ष का SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र क्या है भैया, तो हर किसी को पता है, इसका सूत्र होता है P × R × N/100, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा
100। तो देखिए ये है दूसरे नंबर PRN इंटू 100, बस फॉर्मूले से प्रश्न पूछता है ना वर्तमान में। दूसरा है P पर R% से n वर्ष का CI। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है n वर्ष का, तो इसका सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n माइनस P, जहां पर P मूलधन है, n समय है और R दर है। ठीक है, अब देखिए इस 2 वर्ष का अंतर, इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 वर्ष को अंतर का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है सीधा P इंटू R बाई 100 का पावर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वहीं 3 वर्ष का अंतर होता है सीधा PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो बस सिंपल इंटरेस्ट का अगर अपने टॉपिक पढ़े हैं और उसमें इन फॉर्मूलेस को पढ़ लिए ना, तो वहां पर से भी क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर A2 किसमें है भाई? A2 इसमें है और इसमें है। ठीक है, सॉरी ये पेन टैप का यूज करता हूं ना मैं, जैसे ही बोर्ड आएगा ना बहुत अच्छे से यूज होगा। देखिए A2 किसमें है? A में है और C में है, बाकी B को काट दीजिए, D को काट दीजिए, ऐसे एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे, सबकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद भाई बताओ B1 किसमें है? ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय सी से 25% कम है। यदि तीनों की कुल आय 10,600 है तो ए और सी की आय का अंतर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए सबसे पहले आप बता लीजिए यहाँ पर ए, बी और सी, इनकी आय की तुलना करें। तो हम पीछे से चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाने में मुझे तो आसानी होती है, आप जैसे आगे से भी बना सकते हैं, इमेजिन कर करके तो बनाना है। और आप मूल डेटा लेंगे 100, क्योंकि 100 में परसेंट में आपको निकालना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए यहां से हम देखते हैं बी की आय सी से 25% कम है, तो मैं सी की मान लेता हूं। माना सी की आय कितना है? 100 है। ठीक है, अब बी की आय सी से 25% कम है, तो 100 का 25% कितना? 25। तो बी की आय कितनी हो जाएगी भाई? 75। 100 में से 25 माइनस कर दो। ठीक है, अब आते हैं ए की आय बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है मतलब निकाल दो भाई। ठीक है, तो 75 का कितना? 120% होगा ना। ठीक है, क्योंकि इससे 20% अधिक, या तो 75 का 20% निकाल के उसमें जोड़ भी सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको हमारे पास टाइम कहाँ है। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, तो ये आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ए की आय बी से 20% अधिक है या नहीं। तो देखिए 90 और 75 20% अधिक है, तो इस प्रकार से आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर अरेंज कर लिया मतलब आपका काम खत्म। चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। तीनों किससे चले जाएगा? 5 से चले जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये भी 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, और ये 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10। ठीक है, और ये सभी यूनिट में है। ठीक है, इसको आप अनुपात में भी लिख सकते हो या यूनिट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बोला है यदि तीनों की कुल आय 10,600 है, तो भैया सभी की आय जोड़ दीजिए, तो कितना है? 10,600। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूं 18x, इसको 15x, इसको 20x। ठीक है, तो जोड़िए, तो 18x प्लस 15x प्लस 20x। इसी प्रकार तो अनुपात को तोड़ते हैं ना। मैं छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं, उन लोग को समझने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 10,600। ठीक है, तो भैया बताइए इन सभी को जोड़िए और x का मान निकाल दीजिए। तो देखिए जोड़िए, 5 8 5 13, हासिल आई 1 और 2 3 4 और 1 5, तो 53x आया। तो 53x की वैल्यू कितनी आई? 10,600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10,600 बटा 53। ठीक है, तो 53 एकम 53, 53 दूनी 106, यहां पर आ गया 200। ठीक है, x की वैल्यू हमको मिल गई 200। अब यहां पर पूछा है क्या? a और c की आय का अंतर। तो देखिए आपको 18x और 20x का मान निकाल के ऐसे सॉल्व नहीं करना है भैया, यहां पर से आप सीधा अनुपात में भी तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करना है। क्या a का मान 18 है, c का मान 20 है, तो भैया दोनों के आय का अंतर निकालना है ना। तो सबसे पहले 18 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 2।
तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2x का मान निकालना है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान कितना आ गया 200, तो 2x, x का मान रख दो 200। ठीक है, ये 400 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 18x का मान निकालिए, फिर 20x का मान निकालिए, फिर दोनों को घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन भैया हमारे पास टाइम की तो शॉर्टेज है, और इतना टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना इतना लेंदी है नहीं ये क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभिकथन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह उसे 10% हानि पर बेचने से प्राप्त राशि से 40 अधिक है, अतः वस्तु का क्रय मूल्य 200 है ना। देखिए इस कथन को समझिए, इसको देख के ही आदमी छोड़ देता है, अरे यार इतना टफ क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं। कारण को समझिए, विक्रय मूल्यों का अंतर बराबर सीपी क्रय मूल्य गुणित लाभ परसेंट धन हानि परसेंट बटा 100। तो अगर आप दिमाग चलाते हैं तो मुझे साफ साफ यहाँ पर कारण में जो है एक सूत्र दिख रहा है, और इस सूत्र में लाभ प्रतिशत भी है जो कि हमें वर्तमान में दिया गया है, और हानि प्रतिशत भी है जो कि वर्तमान में दिया गया है। साथ ही साथ विक्रय मूल्यों का अंतर भी मुझे मिला है। क्यों, देखिए 40 अधिक है, तो अधिक है या कम, कम मतलब ही विक्रय मूल्य में अंतर है। ठीक है, तो हमें सबका मान मिला है और हमको बताना है कि क्रय मूल्य 200 है या नहीं। देखिए फॉर्मूला में दिया है सीपी, जाहिर सी बात है इस सूत्र में अगर मैं मान रखता हूं तो मुझे क्रय मूल्य का मान मिल जाएगा, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए मान रखते हैं सीधा। तो विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है भाई, 40 है, बराबर क्रय मूल्य तो हमको निकालना है तो उसे वैसे का वैसा रखिए, गुणा लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत हमको 10 मिला है, साथ ही साथ हानि प्रतिशत कितना मिला है 10 मिला है, बटा कितना है 100। बस मैंने इस सूत्र में मानों को रखा है। चलिए सॉल्व कीजिए भाई। तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, एक बार और लिख देता हूं, इंटू 20 बाई 100 इज 40। ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल, तो एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सीपी, सीपी बराबर हो जाएगा, फिर यह गुणा हो जाएगा 40 गुणित 5, 5 चौ 200 हमारा क्रय मूल्य है। यही तो बोला था कि 200 रुपए क्रय मूल्य होगा अगर 10% लाभ और 10% की हानि हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभिकथन तो सत्य है, साथ ही साथ उसका कारण भी सत्य है, और कारण के द्वारा ही हमें अभिकथन की पुष्टि होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और एस आर दोनों सत्य है, और रीजन जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न वर्तमान में बन रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखिए एक प्रश्न में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अगर 20 प्रश्न पढ़ाते हैं ना तो आपके लगभग 50 से 60 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, यही तो खास बात है। चलिए बता रहा है कि ऑप्शन ए, सबसे पहले कथन 1 देखते हैं, यदि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो तो छूट परसेंट बराबर हानि परसेंट। बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है वही क्रय मूल्य है, या तो ये बोल सकते हैं जो क्रय मूल्य है वही अंकित मूल्य है, दोनों तो बराबर है। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी, ये एमआरपी लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और मैंने उसका एमआरपी भी कितना रखा, 100 रुपये ही रखा। तो आप बताइए अगर मैं एमआरपी में छूट देता हूं, मतलब 100 रुपए में कुछ भी छूट देता हूं, चाहे 2 रुपए की ही छूट न क्यों दे दूं, और उसे 98 रुपए में बेच दूं, तो बताइए मुझे लाभ होगी कि हानि। तो जाहिर सी बात है मैं इसमें जितना छूट दूंगा उतना ही तो मुझे हानि होगी। तो दोस्तों अगर मैं क्रय मूल्य में खरीद कर एमआरपी में ही बेचूं और उसमें छूट दूं तो जाहिर सी बात है मुझे हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है, आप खुद दुकानदार बन जाओ ना, चुटकियों में इसको सॉल्व करोगे। दूसरा देखते हैं, यदि छूट परसेंट बराबर लाभ परसेंट, तो जितना छूट होता है उतना ही लाभ होता है। जैसे 100 रुपए में मैंने सामान को खरीदा, ठीक है, फिर से 100 रुपए में मैंने सामान को, ठीक है, अब छूट परसेंट बराबर कितना होता है, लाभ परसेंट। अब अगर मैंने इस पर लाभ मुझे मिला 20 रुपए का
मतलब 20% का मुझे लाभ मिल रहा है। 20% मान लेते हैं क्रय मूल्य पर 20% मैं लाभ कमा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कितने में बेचूंगा, 120। ठीक है, 100 का 20% निकाल। और अगर छूट परसेंट और लाभ प्रतिशत बराबर हो, मतलब 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का ही छूट देना है, तो रिटर्न भी 20% एमआरपी। ठीक है, एमआरपी 20%, इससे ज्यादा होगा तो हमको निकालना है क्या, 120 और 20% का लाभ तो 80 इंटू 100। ठीक है, हमारे को एमआरपी मिल जाएगा, तो ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 150। ठीक है, तो ये हमारा एमआरपी हो गया। तो एमआरपी कितना मिल गया हमको, 150। देखिए मैं डेली लाइफ में बस जोड़ जोड़ के आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो एमआरपी 150, तो अब बताइए एमआरपी बड़ा है एसपी से, देखिए 150 बड़ा है 120 से, एमआरपी बड़ा है एसपी से, और एसपी बड़ा है 100 से। देखिए 150 बड़ा है ना 120 से, और 120 बड़ा है, यही तो पुष्टि हो रही है हमारी, यही तो पुष्टि हो रही है। तो दोस्तों ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि छूट परसेंट बराबर अगर लाभ परसेंट होगा तो हमेशा एमआरपी बड़ा होगा एसपी से, एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर कोशिश की। अब देखिए सी में देखते हैं, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जी हाँ, जो भी बट्टा है या छूट है वो हमेशा एमआरपी में ही दिया जाता है। आप टी शर्ट शर्ट कपड़ा दुकान में खरीदने जाते हैं तो एमआरपी लिखा होता है, उसी में से छूट बना के देते हैं ना। तो दोस्तों ये 100% सही है। फिर आते हैं, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। जाहिर सी बात है भाई, जीन्स खरीदने जा रहे हैं, 1000 रुपए की जीन्स है, यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ है। अब आप बोलते हो कि भैया थोड़ी सी छूट दो, लेकिन शॉपकीपर आपको बोलता है नहीं भैया हम 0% छूट में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम बेचेंगे 1000 रुपए में। तो बताइए, तो विक्रय मूल्य जो है बराबर हुआ ना एमआरपी से, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, ये चीजें सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी भी सही है। ठीक है, बस आपको अब मैथ्स ना छोटी छोटी चीजें ऐसे 10 का गुणा 20 से गुणा ऐसे नहीं आता प्रश्न, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं तो मैथ्स को रटना नहीं समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप सामने में एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे जिसके अंदर एक वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हमने को याद रखना है अंतर्वृत्त की त्रिज्या का। ये होता है आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्धवृत्त का परिमाप, जिसको एस बोलते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, इस सूत्र में बस आपको मान रखना है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर भुजाएं दी गई हों तो एक सूत्र हमको याद रखना है, कौन सा, ये सूत्र है हेरो का सूत्र, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ठीक है, बस यहां पर हमको मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। एस का मान निकल गया तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। अब देखिए भुजाएं कौन कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी क्या है, भुजाएं है ना, ये दी गई है हमको। तो 13 धन 14 धन 15 बटा 2 है। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और 3 12, हासिल आई 1 1 2 3 और 1 4 4 बटा 2, ये आ गया हमारा 21। तो एस बराबर हमको मिल गया 21। बस एस का मान हमको यहाँ पर हेरो के सूत्र में रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए, एस बराबर क्या हो जाएगा 21। अब देखिए इंटू 21 माइनस ए। ठीक है, तो 13, तो 13 में से सॉरी 21 में से 13 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 8, और फिर 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7, और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6।
ठीक है। अब देखिए इसको अंदर में ही हम तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुणा करके उसका वर्गमूल निकाले, सीधा इसको अंदर में ही तोड़िए, है ना, थोड़ा शॉर्टकट अपनाइए। तो देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3। वहीं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना, मतलब 2 का त्रिघात ही तो 8 होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। और फिर यहाँ पर 7 है तो 7 को लिखिए, और फिर 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ी बनाइए, तो देखिए 7 और 7 तो एक जोड़ी बन गई, तो एक बार लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 3 एक जोड़ी बन गई, तो एक बार लिखिए। और 2 की यहाँ पर हमको 2 जोड़ी देखने को मिलेंगी, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84। ठीक है, तो बस अब हमको इस 84 का, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी मान निकल गया 84, बस अब इस फॉर्मूले में हमको मान रखना है। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 बटा S कितना आया 21, रख दीजिए भैया, तो 21 एकम 21, 21 चौक 84, तो R बराबर हमको मिल गया 4। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। देखिए सॉल्यूशन मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आपको बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आज के टाइम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, फिर से आ गया सूत्रों से। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए टॉपिक वाइज भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, जैसे विशेष टॉपिक जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, है ना, तो मैं टॉपिक वाइज भी ला के दे सकता हूं आपको। चलिए, तो सही जोड़ी मिलाना है आपको, दिया है इधर क्वालिटी दी गई है और इधर सभी आकृतियां दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले जिसके विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसी क्वालिटी किसमें होती है। तो देखिए हम अगर आयत को देखें ना, आयत, तो इसके जो विकर्ण है आपस में बराबर होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, A का 2। तो A का 2 किसमें है भाई, सीधा देखिए यहाँ पर A का 2 ऑप्शन A में है और ऑप्शन 4 में है, बाकी C नहीं होगा और B नहीं होगा। इस प्रकार से एलिमिनेट कीजिए। विकर्ण लंबवत होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, तो दोस्तों विकर्ण लंबवत और समद्विभाजित, ये है प्रॉपर्टी समचतुर्भुज का। ठीक है, तो समचतुर्भुज की ये क्वालिटी है कि विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित। फिर देखते हैं, तो देखिए B2 किसमें है, B1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर A है, तो ऑप्शन नंबर A में ही ये करेक्ट होगा। तो देखिए B1, तो ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं सबको आपको चेक करके बताता हूँ। अब एक जोड़ी भुजाएं समांतर किसमें होती है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से आकृति बनती है। ठीक है, तो इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है ना, ये एक दूसरे के समांतर होती है, तो सीधा एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है तो समलंब चतुर्भुज। और साथ ही साथ वर्ग की खास बात है कि विकर्ण लंबवत होते हैं और बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलानी थी, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी थी और आपका आंसर चुटकियों में आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि मूल गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला है, बस इमेजिन कीजिए एक बड़ा गोला है, ठोस गोला, ठीक है, इसको पिघलाया जाता है और 3 छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं, 3 छोटे छोटे गोले, ठीक है, इस प्रकार से बना दिए जाते हैं, मतलब इसको पिघलाकर इतने छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं। अब इन त्रिज्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, ठीक है, और मूल गोले की त्रिज्या यहाँ पर R दिया गया है, कितना, R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें अलग अलग साइज के 3 गोले बने हैं, तो सबसे छोटा गोला कौन सा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए भैया निकालते हैं हम। ठीक है, क्या कि हमको पता है गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई। अब यहाँ पर बड़ा गोला है तो मैं बड़ा गोला का त्रिज्या R ले लेता हूँ, तो लिखता हूँ R3। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य गोले का भी आयतन, देखिए बड़े गोले को ही मिलाकर अन्य गोले बनाए गए ना छोटे छोटे तो क्या हो जाएगा, सभी का आयतनों का योग।
तो देखिए 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मैं मानता हूँ R1, इसकी त्रिज्या मैं मानता हूँ R2 और इसकी त्रिज्या मैं मानता हूँ R3। देखिए बस इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं करना है आपको, चुटकियों में सीधा माइंड से ही निकालना है। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ पाई R1 का क्यूब प्लस इसका हो जाएगा आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 4/3 पाई R3 का। ठीक है, अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, सभी में, तो देखिए इसमें देखिए आप 4/3 पाई कॉमन है और R का मान कितना है भाई 6, तो 6 का क्यूब लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन सभी तीनों में आप देखिए 4/3, इन तीनों में 4/3 और पाई कॉमन है, बाकी यहाँ पर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बचा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसको, जैसे ये लोग अनुपात में हैं। ठीक है, तो आप x भी मान सकते हैं, मानते हैं ये x है, एक x भी लिख सकते हो, ये 2x है और ये 3x है। R1 बराबर x, R2 बराबर 2x, R3 बराबर 3x, तो सीधा रखते जाते हैं हम मान। तो R1 का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस R2 का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस R3 का क्यूब मतलब 3x का क्यूब, प्रकार से रख दिए। अब देखिए 4/3 पाई इधर से कट गया, 4/3 पाई इधर से कट गया, कैंसिल हो गया। अब नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर बचा 6 का क्यूब, 6 को 3 बार गुणा करेगा तो हमारा आंसर आएगा 216 बराबर। तो यहाँ बचा हमारा x का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x का क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा 27x का क्यूब। चलिए जोड़ दीजिए तो भैया ये कितना आ जाएगा, 27 और 1 28, 28 और 8 36, तो 36x का क्यूब बराबर 216। तो यहाँ पर x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 216 बटा 36, तो काट दीजिए 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 6 छक्का 36, फिर से कट जाएगा 6 कम 6, 6 छक्का 36। तो यहाँ पर x बराबर हमको मिलेगा, x बराबर हमको मिलेगा क्या, √6 का त्रिघात। देखिए क्यूब है तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको निकालना था, लेकिन मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूले को समझाना था आखिर हम कैसे करने वाले। लेकिन अगर आप एग्जाम में बनाते तो सीधा आपको आयतन दिखा तो सीधा 4/3 पाई को माइंड में ही हटा लेना और सीधा वहां पर अनुपातों का क्यूब कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको दिखने में बड़ा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अभी कथन दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर होगा। कारण दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो अभिकथन को समझिए। अभिकथन में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और इसकी भुजा, एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर दिया तो जाहिर सी बात है सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पर अगर आप सामने में देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है, सूत्र दिया गया है √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों सीधा यहाँ पर हमको बस मान रखना था, हमारा आंसर आ जाता। तो सीधा मान रखिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है 6, तो 6 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा √3/4, तो ये हो जाएगा 36, तो 4 एक कम 4, 4 निया 36, तो ये मिल जाएगा हमको 9√3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया 9√3। तो देखिए अभिकथन सत्य है ना, हमको क्षेत्रफल यही तो निकालना था, तो अभिकथन भी सत्य हुआ, साथ ही साथ फॉर्मूला कारण भी सत्य है और कारण के द्वारा ही हमें अभिकथन की पुष्टि हो रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सूत्र से ही प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सूत्र सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए है बेलन बराबर 3 गुणित शंकु का आयतन, फिर बी है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणा वृत्त का, सी है कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का 2πRh होता है, और डी है अर्धगोला 2πr²। तो ये सभी सूत्रों को आपको बताना है कि कौन सा सत्य है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको जो वर्तमान पैटर्न है ना उसके हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊं। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए शानदार। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रेडी हो चुका है, मैं जल्द से जल्द उसको अपलोड करूंगा और साथ ही साथ सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट में लिखे हाँ हमें आगे भी चाहिए, तभी मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।